वैसे राजा और रानी की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको राजा और सोनम की कहानी सुनाने जा रहा हूं। भारतीय शहर इंदौर में मियां बीवी जो हनीमून पर भारतीय रियासत मेघालय गए और गायब हो गए, लेकिन फिर जिस हालत में वो मिले वो अंजाम कोई सोच भी नहीं सकता था। इस स्टोरी के बारे में जब मुझे पता चला तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की कहानी सुनकर मेरा दिमाग हिल कर रह गया। जूं जूं इस कहानी के बाद एक परत खुलती जाएगी, आप भी हिलते जाएंगे। ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। इस कहानी में इतने मोड़ आए कि जहां आपको लगे कि यहां ये केस हल होने वाला है, वही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये कहानी आपके जहन में बहुत से सवाल उठाएगी और इस वीडियो के आखिर में जब आपको इस कहानी का अंजाम पता लगेगा तो मैं गारंटी देता हूं आप भी हिल कर रह जाएंगे। इसीलिए देखते रहिए क्राइम टुडे। ग्यारह मई 2025 ये राजा और सोनम की शादी का दिन था, जिसकी तैयारी पिछले कई हफ्तों से चल रही थी। ये एक ऐसी शादी होने वाली थी जो शायद इंदौर की तारीख में किसी ने पहले नहीं देखी। दोनों खानदान शादी की तैयारियों में पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार थे। मेहंदी हो, उपटन हो या कोई और रस्म, ऐसी धूमधाम से इंदौर शहर ने कभी शादी देखी नहीं थी। सब के सब बहुत खुश थे, खुसूसन राजा तो जैसे शादी को लेकर दीवाना हो चला था। वो था ही ऐसा, यारों का यार, दिलदार, भाइयों में सबसे छोटा, सबका लाडला। मुस्कुराहट तो जैसे उसके लबों पर बैठी ही रहती थी। मैंने इस केस की रिसर्च के दौरान राजा की जितनी भी तस्वीरें देखी, सब में एक बात कॉमन थी, उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट। राजा को देखने वाले फौरी समझ लेते थे कि वो एक पॉजिटिव इंसान है। सोनम भी कोई कम ना थी, इंडिपेंडेंट, बाइख्तियार, अपने बलबूते पर कुछ भी करने की धुन में मगन। वो अपने वालिद के कारोबार में बढ़ चढ़कर हाथ बटाती और HR के काम को गौर से देखती। वो मुस्तकबिल में अपनी खुद की कंपनी खोलने का इरादा रखती थी। वो आम लड़कियों सी नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट थी और इस कॉन्फिडेंस ने तो राजा को पहली नजर में उसका दीवाना बना दिया था। दरअसल ये दोनों ही खानदान रघुवंशी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। इन दोनों की मुलाकात इस कम्युनिटी की एक मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए होती है। राजा तो जैसे पहली नजर में सोनम का दीवाना हो जाता है और इसी शादी के ऐप के जरिए सोनम को रिश्ता भी भेज देता है। सोनम के वालिदैन फौरी राजी हो जाते हैं, दोनों की कुंडलियां मिलाई जाती हैं और रिश्ता तय किया जाता है। जिस दिन दोनों का रिश्ता तय हुआ, राजा और सोनम भी मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और खूब नाचे और गाए। राजा के वालिदैन तो इस शादी की तैयारियों के लिए वक्त चाहते थे। जाहिर सी बात थी, उनका सबसे छोटा बेटा जो था वो धूमधाम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसी शादी जो इंदौर हमेशा याद रखे। लेकिन सोनम के वालिदैन को जल्दी थी। उन्होंने जल्द से जल्द शादी की जिद पकड़ी, जिस पर राजा के घर वालों ने रजामंदी जाहिर की। 11 मई का दिन तय हुआ और राजा की बारात निकली। राजा बहुत ही खुश था। वो घोड़ी चढ़ा, नोट निछावर करता हुआ बैंड बाजे के साथ सोनम के घर पहुंचा। मियां बीवी ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, 7 जन्म तक साथ निभाने के वादे लिए गए। राजा ने नोटों से सोनम की नजर उतारी, फेरे लिए, मांग में सिंदूर भरा और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इन दोनों की शादी के मनाजिर देखकर देखने वाले दंग रह गए। जो धूमधाम और शादी में नजर आई थी वो वाकई इंतहाई दीदनी थी, यानी देखने से ताल्लुक रखती थी। शादी के 3 दिन बाद रिवाज के मुताबिक सोनम अपने घर लौट जाती है, लेकिन तबीयत की खराबी के बायस वहीं रह गई और वापस नहीं आई। फिर एक दिन राजा का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो दूसरी जानिब सोनम की आवाज सुनकर राजा की बाँछें खिल उठी। उसने खुशी खुशी पूछा, कैसे हमारी याद आ गई?
राजा के सवाल के पीछे एक शिकवा छुपा था, क्योंकि सोनम अपने काम में इतनी मसरूफ रहती थी कि मियां बीवी का रिश्ता होने के बावजूद दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। ऐसे में राजा के लिए सोनम का फोन आना किसी खुशी से कम ना था। सोनम ने राजा को बताया कि उसने दोनों के लिए एक सरप्राइज हनीमून ट्रिप प्लान किया है, एयर टिकट्स भी बुक करवा ली हैं और वो दोनों 20 मई को घूमने के लिए मेघालय जा रहे हैं। मेघालय भारत का एक इंतहाई मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, जो अपने घने जंगलात, वादियां और ट्रैक्स की वजह से बड़ा मकबूल और मशहूर है। सोनम के अल्फाज सुनकर राजा तो जैसे आसमानों में उड़ने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वैसे तो राजा को सोनम के साथ हनीमून पर शादी के 3 माह बाद जाना था, लेकिन सोनम का अचानक सरप्राइज सुनकर फौरन रवानगी के लिए वो मान भी गया, इस बात से अनजान कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। 20 मई को दोनों इंदौर से ग्वालियर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मंदिर में विजिट के बाद अपने हनीमून डेस्टिनेशन मेघालय रवाना होना था। 23 मई 2025 वो दोनों सुबह सवेरे अपने होटल से चेकआउट करके ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। 9:45 पर एक टूरिस्ट कैमरे में दोनों को देखा भी जा सकता है, जिसमें वो दोनों काफी थके हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनम व्हाइट टी शर्ट में देखी जा सकती हैं, जबकि राजा सैंडो में पानी की बोतल पकड़े उसके पीछे चल रहे होते हैं। उस रात आखिरी बार राजा की मां से भी बात हुई, जिसमें उसने घर वालों को बताया कि वो ट्रैक की चोटी पर पहुंच गया। उसी रोज सोनम भी अपनी सास से बात करती है, जिसमें उसने बताया कि यहां खूबसूरत जंगल और बड़े मुश्किल ट्रैक्स हैं। इसके बाद से राजा और सोनम का अपने घर वालों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। पहाड़ी मकामात पर चूंकि सिग्नल्स का मुनक़ता हो जाना एक आम सी बात है, इब्तिदा में राजा और सोनम के घर वाले ज्यादा परेशान ना हुए, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी जब दोनों से कोई राब्ता ना हो पाया, तब परेशानी बढ़ने लगी। अनजान जगह, नौब्याता जोड़ा, 10 किस्म के ख्यालात जहन में आ रहे थे। आखिरकार 24 घंटों बाद उनका सबर जवाब दे गया और उन्होंने पुलिस से राब्ते का फैसला किया। पुलिस जब अपनी जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि उन्हें आखिरी बार ग्वालियर नामी एक गांव में देखा गया है। यह 17 खानदानों पर मुश्तमिल छोटी सी आबादी का एक गांव था, जिसके बाद जंगल ही जंगल शुरू हो जाता है, जहां राजा और सोनम ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। इब्तिदा में पुलिस को इस मिसिंग केस में किसी जुर्म के बजाय एक हादसे का शक होता है और इसी मुनासिबत से उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया। क्योंकि मेघालय टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से क्राइम फ्री स्टेट समझा जाता है। अलबत्ता सयाहों की हादसात का शिकार होकर गायब होने की खबरें आती रहती हैं। पुलिस को इब्तिदा में ये इसी किस्म का एक केस लगा और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जिस केस को वो मामूली समझ रहे थे, आगे चलकर वो सबसे हैरानकुन केस बनने वाला था। इब्तिदाई सर्च ऑपरेशन में नाकामी के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि राजा और सोनम की गुमशुदगी अब एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी। मेघालय पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे थे। यहां तक कि स्टेट के लोगों के खिलाफ मजमूम कैंपेन का आगाज हो गया। ये सब मेघालय की हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने फौरी इस मामले की तहकीकात के लिए एक स्पेशल टीम तश्कील देने का फैसला किया। इस टीम ने हर जाविये से मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के पास अब तक का वाहिद सुराग वो स्कूटी थी जिस पर राजा और सोनम ग्वालियर पहुंचे थे, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो स्कूटी उन्हें ग्वालियर के बजाय उससे कई किलोमीटर के फासले पर लावारिस पड़ी मिली। ये स्कूटी चूंकि एक प्राइवेट कंपनी से किराए पर ली गई थी, तो इस तरह की कंपनीज अपनी स्कूटीज की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए उनमें जीपीएस जरूर नस्ब करती है। और यहां से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। उन्होंने राजा और सोनम के सफर का पूरा रूट मैप निकाला। जहां जहां वो गए सब जगह हर मुमकिन सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई, लेकिन आखिरी मकाम जहां उन्हें देखा गया ग्वालियर, वो इतना छोटा सा गांव था जहां कोई सीसीटीवी कैमरास मौजूद ही ना थे।
लेकिन पुलिस ने हार ना मानी। उन्होंने राजा और सोनम की तलाश में रात दिन एक कर दिए। मुख्तलिफ सर्च टीम्स कई दिनों तक राजा और सोनम का खोज लगाती रही, लेकिन मेघालय के घने जंगलों में उनकी तलाश भूसे में सुई ढूंढने के मुतरादिफ थी। ऐसे में पुलिस ने हाई पावर थर्मल ड्रोन्स की मदद लेने का फैसला किया। थर्मल ड्रोन्स में ऐसे कैमरे नस्ब होते हैं जो बॉडी हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर या फिर कोई भी मशीन। थर्मल सिग्नेचर की मदद से किसी भी जानदार का पता लगाया जा सकता है। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन में रुकावट पैदा होती रही। 2 जून को आखिरकार मौसम साफ हुआ। ड्रोन्स के जरिए राजा और सोनम की तलाश दोबारा शुरू की गई और कुछ ही देर बाद इलाके की मशहूर वाटरफॉल की पार्किंग के पास गहरी खाई में ड्रोन्स को कुछ विजुअल प्रिंट्स मिलने लगे। पुलिस ने फौरी तौर पर माहिर हाइकर्स की टीम खाई में उतारी, जहां से उन्हें एक लाश मिली। यह लाश पूरी तरह डिकम्पोज्ड हो चुकी थी, यहां तक कि उसमें कीड़े भी पड़ गए थे। ऐसे में उसकी पहचान आसान ना थी। बॉडी पर बने टैटूज और स्मार्ट वॉच की मदद से राजा के घर वालों ने उसकी लाश को आखिर पहचान ही लिया। यह राजा रघुवंशी था, वही राजा जो हंसता मुस्कुराता अपनी बीवी सोनम के साथ हनीमून पर आया और कफन में लिपट कर वापस जा रहा था। यह खबर सुनकर राजा के घर में कोहराम बपा हो गया। पूरे इंदौर में खबर आंधी की तरह फैल गई। हर आंख अश्कबार, हर शख्स गमज़दा। राजा की लाश तो मिल गई थी, लेकिन सोनम अब भी लापता थी। दरअसल राजा की ऑटोप्सी रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद से ही लोगों में शदीद गुस्सा था। राजा किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था, उसे तेज धार आले के वार से कत्ल किया गया था। उसके सर पर 3 जख्म थे, जिसके बाद उसकी लाश खाई में फेंक दी गई थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने मकामी लोगों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि उन्होंने नौब्याता जोड़े को लूट कर राजा को कत्ल कर दिया और सोनम को उठाकर कहीं ले गए। मामले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ा जाने लगा। इन अफवाहों के साथ राजा और सोनम के घर वालों की परेशानी मजीद बढ़ती जा रही थी। वो सोनम की बहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश में लग गए थे। 9 जून 2025 सोनम के भाई के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी जानिब सोनम की आवाज सुनकर उसका भाई चौंक गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। सोनम जिंदा है। वो भारतीय रियासत यूपी में गाजीपुर के एक ढाबे पर मौजूद, जहां से ढाबा मालिक का फोन लेकर वो अपने भाई से बात कर रही थी। सोनम ने बदहवासी की हालत में अपने भाई को बताया कि वो और राजा दोनों ट्रैकिंग कर रहे थे, जब अचानक कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने राजा को मार डाला और सोनम को नशे का इंजेक्शन लगा दिया। उसे नहीं मालूम वो यहां कैसे पहुंची। सोनम के भाई ने ढाबा मालिक से फौरी पुलिस को इत्तला देने की दरखास्त की और खुद भी पुलिस को इत्तला दी। सोनम के जिंदा सलामत मिलने की खबर जब बाकी घर वालों को मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर कायम रहने वाली नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि अगले दिन तमाम अखबारों की हेडलाइंस में लिखा था कि पुलिस ने राजा के कत्ल के इल्जाम में सोनम को गिरफ्तार कर लिया। यह सुनकर सोनम और राजा के घर वाले हैरान रह गए। सोनम कैसे राजा का कत्ल कर सकती है? वो दोनों तो बहुत खुश थे। उसी ने तो खुद यह हनीमून प्लान किया था। जी हां, उसी ने यह सब प्लान किया था, याद रखिए। दरअसल जिस दौरान लोगों में राजा और सोनम की गुमशुदगी को लेकर गम का माहौल था, सोनम की बखैरियत वापसी के लिए पूजा पाठ करवाई जा रही थी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ थी। पुलिस ने सोनम और राजा के फोन्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स छान मारे। उन्हें पता चला था कि शादी के बाद से सोनम ने सोशल मीडिया पर एक भी तस्वीर ऐसी अपलोड नहीं की थी जिसमें वो दोनों साथ हों। सोनम शादी से कुछ दिन पहले तक संजय शर्मा नामी किसी शख्स से मुसलसल फोन में राब्ते में रही, जिसका नाम उसकी किसी फैमिली मेंबर तक को मालूम नहीं था। यहां तक कि शादी के दिन भी उसका फोन कई बार बजता रहा। सीसीटीवी कैमरास में भी यह बात नोटिस की गई
कि वे हनीमून पर जाते हुए राजा के साथ कम और मोबाइल फोन पर ज्यादा मसरूफ रही। फिर पुलिस को मकामी लोगों से पूछताछ के दौरान यह भी मालूम हुआ कि एक मकामी गाइड ने दोनों मियां बीवी को आखिरी बार 3 मजीद लोगों के साथ देखा था। पुलिस ने राजा और सोनम के फोन्स का मुकम्मल जियोलॉजिकल डेटा निकाला, जिससे उन्हें उनके आसपास मौजूद फोन्स की भी शनाख्त हो गई। ये 3 अफराद थे, विशाल चौहान, आनंद कर्मी और आकाश राजपूत। ये तीनों अफराद इंदौर में ही मौजूद थे। पुलिस ने फौरी तौर पर उनकी लोकेशन ट्रैक करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों से इन्वेस्टिगेशन में एक और किरदार सामने आया। यह शख्स पहले कभी पुलिस के रेडार पे नहीं था। यह शख्स कौन था? राज कुशवाहा। यह दरअसल सोनम के वालिद की कंपनी का एक मुलाजिम था। उसके भाई के राज पर बहुत से एहसानात थे। यह सोनम के भाई के खासा करीब रहता था और ये तमाम किरदार अब पुलिस की हिरासत में। अब बस ये पता लगाया जाना बाकी था कि इन सब ने आखिर ये क्यों और कैसे किया। पता चला कि सोनम कभी राजा के साथ रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी, लेकिन उसके घर वालों के ख्याल में उसके लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने जोर जबरदस्ती राजा के साथ उसकी शादी करवाई। लेकिन शादी से पहले ही सोनम अपने माँ बाप को धमकी दे चुकी थी कि देख लेना, शादी के बाद जो होगा उसके आप ही जिम्मेदार होंगे। सोनम जिद्दी और अड़ियल लड़की थी। उसने राज कुशवाहा को साथ में लाया और राजा के कत्ल की मंसूबाबंदी में लग गई। शादी के बाद अपने घर वापसी पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वो राज कुशवाहा से बात करती रही। उसी रात उन्होंने राजा के कत्ल का प्लान तैयार किया। अगले रोज राज कुशवाहा सोनम को विशाल चौहान, आनंद कर्मी और आकाश राजपूत से मिलवाता है। ये तीनों ही गरीब मजदूर थे जिन्हें पैसों की शदीद जरूरत थी। सोनम ने 50,000 रुपए के एवज उन्हें हायर किया और ट्रेन की टिकट देकर ग्वालियर बुलवा लिया। 20 मई को तीनों ट्रेन के जरिए ग्वालियर पहुंचे। इब्तिदा में सोनम ने राजा को ग्वालियर में ही कत्ल करने का प्लान बना रखा था, जहां वो एक मंदिर के विजिट पर गए थे। लेकिन वहां मौका ना मिल पाने पर सोनम ने राजा के साथ मेघालय के सफर का प्लान बनाया। उसने ये जगह बहुत सोच समझ कर चुनी, क्योंकि मेघालय के घने जंगलात इस काम के लिए बेहतरीन थे। फिर इस काम के लिए उसने जिस जगह का इंतखाब किया वो ग्वालियर गांव था, जहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं निकल सकती थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। 23 मई की सुबह दोनों मियां बीवी पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए निकले। वो एक हसीन दिन था। बादल नीचे उतरे हुए थे। राजा बहुत खुश था। सोनम भी खुशी का ड्रामा कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में मुसलसल मंसूबाबंदी जारी थी। वो ये काम कैसे अंजाम देगी। उसकी आंखें किसी सुनसान जगह की तलाश में थी। थोड़ी देर बाद 3 अजनबी लड़के राजा से आ मिलते हैं। ये तीनों इंदौर से ही थे। अनजान जगह पर अपने शहर के लोगों को देखकर राजा बड़ा एक्साइटेड हो गया। उसे तो जैसे हम सफर मिल गए। वो उनके साथ खुशगपियों में लग गया। बहुत ही जल्द उनसे उनकी दोस्ती भी हो गई। लेकिन राजा को यह मालूम न था कि जिन्हें वो दोस्त समझ रहा था वो भेड़ की खाल में भेड़िए थे। ये तीनों लड़के विशाल चौहान, आनंद कर्मी और आकाश राजपूत थे। इन तीनों ने बहुत चालाकी से राजा को करीब ही मौजूद एक वाटरफॉल पर चलने के लिए मना लिया। वो तमाम अपनी अपनी स्कूटीज पर वाटरफॉल की जानिब निकल पड़े। ये दरअसल सुनसान मकाम था, क्योंकि हुकूमत ने इस जगह को 3 गांव के दरमियान प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से बंद कर रखा था। इसलिए यहां कोई आता जाता ना था और यह मकाम सोनम के लिए अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इंतहाई बेहतरीन था। राजा तस्वीरें लेने का बहुत शौकीन, इसलिए जूं ही वाटरफॉल की पार्किंग में पहुंचे, राजा ने तस्वीरें लेना शुरू कर दी। वो अपनी धुन में मगन था, आने वाले खतरे से अनजान। अचानक सोनम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो सोनम को देखकर मुस्कुराया। सोनम
उसे स्माइल बैक करती है, लेकिन सोनम की इस हंसी के पीछे कुछ और ही मक्कारी छुपी थी। अचानक विशाल चौहान ने पीछे से राजा के सर पर पूरी कुव्वत से वार किया। राजा दर्द से कर्राता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसने फिक्रमंद आंखों से सोनम की जानिब देखा, लेकिन सोनम की मक्कार मुस्कुराहट अब भी उसके चेहरे पर बरकरार थी। यह देखकर जैसे राजा की तो दुनिया ही उलट गई। उसकी अपनी ही बीवी उसे कत्ल करवाने वाली थी। वो बीवी जिसके साथ उसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा था। सोनम ने आनंद कर्मी को इशारा किया, जिसने राजा के सर पर आगे की जाने तेज धार आले से वार किया। राजा वहीं दम तोड़ गया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर राजा की लाश को गहरी खाई में धकेल दिया। इसके बाद सोनम के लिए अगला टास्क खुद गायब होना था, ताकि कोई उस पर शक ना करे। उसने बुर्का पहना, बस और ट्रेन के जरिए आसाम, मगरबी बंगाल और बिहार से होती हुई वापस इंदौर पहुंची और एक फ्लैट में आकर छुप गई, जो राज कीशवा ने अपने नाम पर ले रखा था। पुलिस ये तो जान चुकी थी कि सोनम ने यह सब कुछ कैसे किया, लेकिन अब बड़ा सवाल आता है, आखिर क्यों किया? इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। वैसे तो कॉल रिकॉर्ड से साफ था कि सोनम और राज कीशवा एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर यह प्लान तरतीब दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स की राय उस वक्त डगमगाई जब पता चला कि कीशवा तो सोनम को बहन मानता था। सोनम के भाई ने भी यह बात कंफर्म की कि सोनम सबसे पहले कीशवा को ही राखी बांधती थी। अंदाजा कीजिए। ऐसे में पुलिस का शक उस शख्स की जानिब गया जिससे सोनम शादी से पहले मुसलसल राब्ते में रही थी, यानी संजय मिश्रा। अलबत्ता आगे तहकीकात से मालूम हुआ कि संजय मिश्रा असल में राज कीशवा ही था, जिसका नाम सोनम ने अपने फोन में गलत सेव कर रखा था। राज कीशवा ने तमाम इल्जामात का एतराफ कर लिया, लेकिन वो इस कहानी में लव एंगल को मानने को तैयार ना था। ऐसे में सारी कहानी में एक मिस्ट्री गर्ल का किरदार सामने आता है। ये लड़की कौन है? और अगर सोनम का राज कीशवा से कोई रिश्ता नहीं था, तो क्या वो किसी मिस्ट्री गर्ल से राब्ते में थी? इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। शायद सोनम का सच कभी पूरी तरह सामने ना आ सके, लेकिन उसके इस जुर्म ने 2 खानदान बर्बाद कर दिए। एक मां अपने बेटे की राख लिए बैठी है, दूसरी अपनी बेटी की बेगुनाही की दुहाई दे रही है, और इन सब के बीच वो सच है जो अदालत में भी शायद पूरी तरह कभी ना खुल सके। आपने राजा रानी की प्रेम कहानियां तो बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन राजा और सोनम की यह कहानी खूनी हनीमून की अलामत बन चुकी है, जहां मोहब्बत की वादियों में साजिश की धुंध छा गई है।